वो यहाँ सबकी इच्छा थी कि हम बैठ के अपनी बात करें। तो हमने एक तो ये निर्णय लिया है कि 20 के 20 जो वार्ड हैं उनमें मैं अपने दो साथी वहाँ 2 तारीख को वोट पड़े, हाँ 2 तारीख तक उनकी सेवाएं लेने के लिए उनको कहा है। और सही मायने में जो बाहरी वार्ड हैं, क्योंकि ये 2,68,000 वहाँ पौर का इलेक्शन होगा, उसमें 20 वार्ड है। बाहरी वार्डों में देहात से बहुत बड़ा वर्ग अपने काम के लिए, अपने कारोबार के लिए जब शहर में आना और शहर में आकर अपने आप को वहीं स्थापित करता है, तो जितना शहर के अंदर आएगा ज़मीनें या मकान या किराया उतना ज़्यादा, बाहर उसको सस्ता है, तो वहाँ उनकी जनसंख्या बहुत है। और हम अपने तरीके से उनको ये कहेंगे कि शहरीकरण के बाद आपको जो सुविधाएं शहर के बिल्कुल अंदर मिलती है, जैसे लुटियन की दिल्ली में मिलती है, वो पश्चिमी दिल्ली में भी मिले, पूर्वी दिल्ली में जमुना पार भी मिले। तो इस किस्म की व्यवस्था के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है, क्योंकि कांग्रेस ने ये बात विचाराधीन है कि कांग्रेस ने जो परिभाषा की है शहरीकरण की, आंकड़े ये बताते हैं अगले आबादी का 50% आबादी शहरों में आ जाएगी, और इसलिए शहरी व्यवस्था को प्राथमिकता देना, वहाँ जो भी सुविधाएं हैं वो सुविधाओं का विकेंद्रीकरण पूरा हो। और विकेंद्रीकरण का मतलब ये नहीं है कि किसी दिशा में जहाँ प्रमुख तौर पे कोई लोग रहते हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले, दूसरी जगह लाइट भी 2 घंटे चली जाए तो कोई पूछने वाला ना हो, सैनिटेशन की भी व्यवस्था ठीक ना हो। तो इसलिए हम 20 के 20 वार्ड में, और ख़ास तौर पर शहर के बाहरी वार्डों में, बाहरी क्षेत्र के जो वार्ड हैं उनमें महापौर के लिए और वहाँ के हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके लिए हम अपने साथियों से कहेंगे कि वो परिश्रम करें, और मुझे लगता है कि उसके अच्छे परिणाम आएंगे। और मैंने जो 21 कार्यक्रम की व्याख्या भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसकी सबसे बड़ी अगर मैं बात कहूँ तो जो उनकी आदत का हिस्सा बन गई कि जब असेंबली का चुनाव हो तो डबल इंजन, और अब 3 इंजन की, तो 3 इंजन में कभी भी उन्होंने तीसरे को कोई प्राथमिकता दी ही नहीं। जब वोट मांगते तो कहते कि हमारे को वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम से मिलती है, तो तीसरा इंजन कहाँ? फिर तो ये कहो एक ही इंजन है। इसलिए हम अपने साथियों को ये कहेंगे कि आपको आपके शहर में क्या करना है वो तो आपकी प्राथमिकता है ही, लेकिन तीसरे की जो परिभाषा करते हैं, अब इंजन में तो या तो आप तेल डालो या कोयले से स्टीम बना के डालो। वो साहब तो स्टार्ट ही नहीं किया, तीसरा दिन चुनाव नहीं करवाए। हाँ, वो साहब तो चुनाव नहीं करवाए, तीसरा दिन तो स्टार्ट ही नहीं किया। और या हाइड्रोजन से भी करते हैं कि हाइड्रो पावर से भी रेलगाड़ियां चलेंगे, इंजन चलेगा। तो इनमें तो किसी में डाला ही नहीं। यहाँ ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए, और सारी की सारी वो शक्तियां जो एक समय पे स्वर्गीय राजीव जी ने, जब वो प्रधानमंत्री थे, उनकी सोच थी कि जब डीसी सरकारी अफसर है तो ऊपर के जो पीएम और सीएम हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? और वो जो पावरों, जो वो शक्तियां था, उनको जो नीचे डिवोल्वेशन पावर थी जो नीचे देनी थी, चाहे वो प्रशासनिक शक्तियां थी और चाहे वो वित्तीय शक्तियां थी, उनका आज तक भी किसी कॉरपोरेशन में, किसी म्यूनिसिपल कमेटी में, किसी म्यूनिसिपल काउंसिल में प्रभावी रूप से नहीं होता। वही सरकारी तंत्र है, उसी के हिसाब से पैसे का बंटवारा होता है, और उसके बंटवारे में जितनी अनियमितताएं हैं और जिस तरह का भेदभाव है,
वो इस बात का प्रतीक है कि तीसरा इंजन इनको स्वीकार्य नहीं है। और मैं तो तीसरे इंजन की परिभाषा को ही गलत मानता हूँ। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि जो इनकी कार्य पद्धति रही, पार्लियामेंट का चुनाव, असेंबली का चुनाव और ये चुनाव हो, ये लोगों के मन में ये बात है कि हमारा जो वोट का अधिकार है वो सुरक्षित रहेगा, नहीं रहेगा, प्रजातंत्र मजबूत रहेगा या कमजोर होगा। जो कमेरे वर्ग को जो सुविधाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में मिली हैं, चाहे वो रिजर्वेशन की नौकरियों की हो, पढ़ाई में हो, वो सारी उन पे भी एक प्रश्न चिन्ह है, जिससे कि आम साधारण आदमी भी इस बात को महसूस करता है। और यही परिणाम था कि 400 क्लेम करने वाली पार्टी, एनडीए बोलते हैं ना इसको, हाँ, एनडीए, जब उसकी सही मंशा पता लगी कि 400 करके क्या करोगे, तो इस देश के इसी मतदाता ने, चाहे वो कृषक समाज का मतदाता था, उनके साथ जो बर्ताव हो रहा था पिछले 3 साल से, और चाहे कमेरे वर्ग का था, जब ये आशंका पैदा हुई उनके दिमाग में, तो वही 400 की 240 पे आके अटक गई बात। और अब एक संघर्ष शुरू होगा आगे, और उस संघर्ष का भी यही परिणाम होगा कि इस देश ने 1000 साल के बाद जो आप आज़ादी पाई थी, और जो प्रजातंत्र मिला था, जो हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी हमारे उदाहरण है कि इस देश में गणराज्य रहे, रिपब्लिक्स, उनको कहीं आघात करने की या उनको कहीं कमजोर करने की कोशिश तो नहीं। ये चीजें भी इस चुनाव का हिस्सा बनेंगी। तो इसलिए ये बातें मैंने वहाँ कही, और कार्यकर्ताओं को ये कहा कि डट के इस चुनाव में हमारे जो भी आदरणीय साथी हैं, ये इनको मदद करो, सिंगला जी को, कृष्ण जी को, और टीटू जी, हाँ, टीटू भी बड़ी गजब की चीज है। हाँ, एक पोपली है, एक टीटू है। और कई बार मेरे को तो इसका बड़ा फायदा, मेरे बेटे का नाम ब्रजेंद्र सिंह, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, लोग नारा मेरा लाए, वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, बेटा सोचे मेरे लग रहे और जब मेरे लगते हो और उसके लगते हो तो मैं सोचू मेरे लग रहे। तो टीटू के नाम की भी वोट है, और कृष्ण के नाम की भी वोट है, और कांग्रेस के नाम की भी, और कांग्रेस की तो है ही है। और अब आपको ये बताऊं कि सिंगला नाम की भी वोट पड़ेंगी, और वो इसलिए पड़ेंगी कि हम भी सिंगला हैं। आप तो सिंगला हो पैसे वाले, हम बगैर पैसे वाले सिंगला हैं। हाँ, डट्टों का भी गोत है जो, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल चल साहब। हाँ, तो इसलिए मैंने जो बात कही, मैंने यही कहा कि हमारे जो कैंडिडेट हैं, ये पुराने कांग्रेस में इनकी आस्था रही है, और मेरे जैसा तो 10 साल सैर भी कर लिया बीजेपी की, लेकिन ये डटे रहे। मेरे भाई हैं, हमने कौशिक जी, इनके पिताजी के बनाए हुआ ये कांग्रेस का दफ्तर है। आज के दफ्तर में ये कह रहा था कि भाई साहब आपको नहीं पता, बीजेपी के तो 5 स्टार हैं। अरे मैंने कहा तेने नहीं पता, मेरे को पता है 7 स्टार है उनके, तो मैं तो उसमें घुसा हुआ हूँ। तो फर्क है ये। लेकिन जिस जमाने में कांग्रेस ने ऐसे भवनों का सोचा था, तो एक समस्या थी हमारे सामने कि भाई कुछ दुकान बना ले ताकि खर्चा पानी चलता रहे। तब दुकानें बनाई थी, हाँ? तब दुकानें बनाई थी ना। हाँ, तो अब ये है कि ये मैं किस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये इशारा मेरा इस तरफ है कि थोड़े आदमी धर्म का नाम राज बढ़ाना और उसको पक्का जमाने के लिए 7 स्टार दफ्तरों का निर्माण करना, इस चीज पे भी सवाल उठेंगे। अब मैं कहता तो नहीं, अब वो कह रहे हैं कि वो क्या केजरीवाल की जो कोठी वो सरकारी, पहले शुरू तो हुई थी वो 48 करोड़ से, अब बढ़ते बढ़ते 65 पे आ गए।
कि उनका, तो आज कोई बताओ कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं, इनका पैसा इन दफ्तरों पे कितना खर्चा आपने? यानी इस व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आने वाला जो समय है, लोग ये सोच रहे हैं कि कौन सी ऐसा राष्ट्रीय दल है और कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो इन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ सकती है। तो इस लड़ाई के लिए हमारे अगर अच्छे परिणाम हमारे साथी लोगों से ले सके, बता रहा हूँ कि ये इस किस्म की कल्चर, इस किस्म की व्यवस्था किस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि सत्ता में रहने के लिए धन का इस्तेमाल पूर्ण तौर पे, अरे जो 3 सीटें आई बीजेपी की एक बार दिल्ली में, 3 आई थी शुरू में और एक बार 8 आई, और वहां भी कोई ये कहे कि गवर्नमेंट तोड़ो। गोवा की गवर्नमेंट कैसे ली, मणिपुर की गवर्नमेंट कैसे ली? यानी सिर्फ हमारे को जो प्रजातांत्रिक हमारी व्यवस्था है उस पे जो प्रहार होता है उससे ही जागती हुई है, जिसको आप 5 स्टार 7 स्टार कहते हैं। 5 स्टार 7 स्टार का मतलब ये है कि लोगों के मन में ये विश्वास हो जाए जो सरकार चलाते हैं कि सत्ता को हथियार अपने साथ जोड़ने के लिए पुख्ता तौर पे सॉलिड, तो पैसे का इस्तेमाल किया जाए तो कोई बुराई नहीं। और इस व्यवस्था के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं और लड़ाई ये और तेज होगी। सर आप लोग स्टेटमेंट बहुत जल्दी अपनी चेंज कर लेते हैं सर। बीजेपी क्यों छोड़ी आपने? ऐसी क्या कमी लगी कि आपको दोबारा कांग्रेस में आना पड़ा? मैंने वैसे इसके जवाब तो दे दिए, लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हो तो मैं जब मैंने अपनी ये फैसला लिया कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, तो मेरे कुछ साथियों ने ये कहा कि आप बीजेपी में जाओ। मैं ये समझता था कि बीजेपी की और कांग्रेस की जो विचारधारा है उसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क हुआ तो मैं एडजस्ट कर लूँगा। और जब मैंने ये देखा, आपके सवाल का जवाब अब है, जब मैंने ये देखा कि वैचारिक रूप से ये बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस का एकदम उल्टा रूप है, तो मैंने ये फैसला लिया कि मैं बीजेपी छोड़ नहीं रहा, बल्कि वैचारिक रूप से कांग्रेस में दोबारा जा रहा हूँ। कई साथियों ने तो वहाँ जब मैंने ज्वाइन किया तो आप जैसे प्रेस के साथियों ने सवाल किया कि आपकी घर वापसी, मैंने कहा घर वापसी अलग बात है, ये वैचारिक रूप से मैंने ये निर्णय लिया। और आपको मैं ये भी बताऊं कि आपके शहर से जो एमपी थे ब्रजेंद्र सिंह, वो अकेला एक एमपी था सारे देश में जो सिटिंग एमपी होते हुए फैसला किया कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा ना। अभी जो आप बात हो रही थी 7 स्टार, फैसला पहले भी लिया जा सकता था, 5 साल तक इंतजार किया, लगातार एमपी रहे आपके बेटे, तो 1-2 साल में फैसला लिया जा सकता था। आप सुन लो, आप कौन हो पहले ये बताओ? मीडिया से मीडिया हो ना, हाँ, कभी वकील नहीं पूछता हो। मैंने ये फैसला इसलिए कि इनका जवाब दे रहा हूं मैं कि वीरेंद्र सिंह ये भी नहीं चाहता था कि आपका मीडिया ये कहे यार ये क्या है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। मैंने कोशिश की कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस तरह से फैसला लूं कि बीजेपी में रहूं, विचारों की थोड़ी बहुत अगर फर्क भी होगा तब भी काम चला लूं। लेकिन मैंने अंदर बैठ के देखा है कि किसान विरोधी वर्ग जो बीजेपी के मन में जो बातें थी, मैं 3 बार मैंने प्रयास किए किसान आंदोलन में जो संयुक्त किसान मोर्चा था, उन लोगों ने मुझसे आके कहा कि भाई हमें 9-10 महीने हो गए, आप मेहरबानी करके इनको, आप बीजेपी में हो, इनको कहो। मैंने कहा बताओ आपकी मांग क्या है? कहने लगे एमएसपी।
मैंने बात की, 3 भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर उसमें बैठे, जो तोमर जी कृषि मंत्री थे और उनकी पूरी टीम। तो मैंने कहा कि किसान यूनियन के लोग आपसे बात करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप एमएसपी को अगर सिर्फ मान लें तो वो अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने आके यूनियन के लोगों से बता दिया, 3-4 लोग थे वो। तो फिर वो कुछ दिन के बाद फिर कहने लगे कि अच्छा ये नहीं तो कम से कम इतना कर दो कि हर फसल का एक बेंचमार्क तय कर दे सरकार हर साल, कि ये फसल का बेंचमार्क ये है प्राइस का, उससे नीचे कोई ना खरीदे। चाहे फिर मंडी के बाहर बेच लो, चाहे अंदर बेच लो, कैसे बेच लो, प्राइवेट आदमी खरीद ले, सरकार खरीद ले। इस काम के लिए मैं 2-3 मेरे जो जिनको मैं समझता था बीजेपी में मेरे सहयोगी साथी एमपी हैं, उनको मैं लेके गया। मैं कहा यार तुम मदद करना, इसलिए तो कोई बड़ा इशू नहीं है। मैंने जाके ये मांग रखी तो वो जो सामने वो एकदम बोलते ना कूद के पड़े, कहने लगे फिर क्यों लेंगे हम तो कमाई के लिए लेंगे। तो जिस पार्टी की ये सोच हो कि किसान की बात कोई मायने व्यवस्था से उनका कोई ताल्लुक नहीं, और सिर्फ खेती को भी कमर्शियल रूप से अगर वो उसका शोषण करना चाहे, ये बात मुख्य सर इस बात का फैसला नहीं होता। चौधरी साहब, आप सीधे ऐसे नेता थे जिनकी मोदी और अमित शाह से भी बात होती थी, उन्होंने क्या जवाब दिया इस मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे? क्या आपने कांग्रेस अमित शाह और मोदी जी का विचार थे? मोदी जी से मैंने ये बात लेटर लिखे, मैंने 2 मिलने के, उन्होंने मेरे को नहीं बुलाया। और फिर आपको भी याद होगा प्रेस के आप साथी, मैंने यहाँ एक दिन धरना दिया था छोटूराम विचार मंच की तरफ से, यहाँ जो छोटूराम जी की मूर्ति है। और जब मैं वापस जा रहा था तो अमित शाह जी का मुझे फोन आया जी कि आप भारतीय जनता पार्टी में होके ऐसे धरना नहीं दे सकते। मैंने कहा किसान और खेती, मेरे से जो आप बात कर रहे हो सिर्फ किसान और खेती का मेरा जो एक बैकग्राउंड है इसको मैं छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा मैं राजनीति में हुई नहीं। तो कहने लगे नहीं आप धरने पे मत जाना। उसके बाद मैं फिर पलवल में गया, उसके बाद मैं फिर बहादुरगढ़ में गया। मैंने किसान की लड़ाई में मैं हमेशा साथ रहा और मैं आज भी आपको ये बात कहता हूँ कि राजनीतिक रूप से हम कैसी लड़ाई लड़ें अलग बात है, लेकिन आज मेरा ये कहना है कि इस देश की राजनीतिक दलों को भी किसानों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसान बेशक ये कहे कि हम तो गैर राजनीतिक हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जो विपक्ष की पार्टियां हैं, और सिर्फ विपक्ष की पार्टियां नहीं, बीजेपी में भी बहुत से ऐसे साथी हैं जो किसान के हकों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, तो इसको पॉलिटिकल लड़ाई लड़ना पड़ेगा। वीरेंद्र जी, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है वार्ड नंबर 8 की, जहां पर आपकी खुद की पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे प्रत्याशियों के साथ नजर आ रहे हैं, कितना असर पड़ेगा चुनावों पर? भाई आप बता दो, मैं तो जानता नहीं। वीरेंद्र जी, रेखा गुप्ता आ रही है हरियाणा की सीएम, सॉरी दिल्ली निर्दलीय उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मुकेश सैनी नाम है। दो वीडियो बना वीरेंद्र जी, वो कांग्रेस नहीं। दिल्ली की सीएम आ रही है रेखा गुप्ता। आप नहीं बोलो भाई, सर एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आ रही है प्रचार प्रसार करने के लिए और बल्लभगढ़ विधानसभा की शुरुआत करेंगी। आपका क्या रिएक्शन है इस बात को लेकर? इस बात का करेंगे। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, वो बल्लभगढ़ विधानसभा में आकर नगर निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगी बीजेपी का। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अच्छा हाँ वो तो है, अब वो करेंगी क्या, इसमें क्या रिएक्शन है? एक सेकंड जवाब तो दीजिए सवाल का। पहले आप फैसला कर लो। वीरेंद्र जी, हरियाणा में निकाय चुनाव चल रहे हैं और आप कांग्रेस ने जो डिसीजन लिया कि पहली बार निकाय के चुनाव
इस पर लड़ेंगे हम लोग सिंबल पर, इसे आप कितना सही मानते हैं? क्योंकि बहुत से, और दूसरा सवाल ये है, आपको लगता नहीं कि पहले कांग्रेस को संगठन बनाना चाहिए था, उसके बाद मैदान में आना चाहिए? अच्छा, ये पानी की पूरी बोतल है पानी क्या? की पूरी बोतल होगी। क्योंकि आपने सवाल ऐसा पूछा पानी की